तो 30 जून को धामी सरकार 2.0 के 100 दिन पूरे हो गए। एबीपी गंगा के देहरादून महाअधिवेशन के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी से खास बातचीत की एबीपी गंगा के संपादक रोहित सावल ने। दिखाते हैं आपको सीएम पुष्कर सिंह धामी के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर सबसे पहला सबसे दमदार इंटरव्यू। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुख्यमंत्री जी, आपका स्वागत है एबीपी गंगा में। धन्यवाद भाई साहब, नमस्कार जी। मुख्यमंत्री जी, हमारे इस अधिवेशन में हर सत्र का एक नाम है, सत्र का भी नाम है। जो ये सत्र है, ये संकल्प हमने नाम रखा है, शत संकल्प। 100 दिन आपकी सरकार के पूरे हो रहे हैं। हालांकि 100 दिन किसी सरकार के या बतौर मुख्यमंत्री कोई इतना वक्त नहीं कि उसको आकलन करने के लिए बहुत हो, लेकिन हाँ इतना जरूर है, ये शुरुआत है। इस शुरुआत को कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं सबसे पहले तो उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं, उनको नमन करना चाहता हूं कि उन्होंने उत्तराखंड के अंदर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के कामों पर, उनकी नीतियों पर, उनके कार्यक्रमों पर मोहर लगाई, अपना आशीर्वाद और समर्थन प्रदान किया और पहली बार एक नया इतिहास, एक मिथक तोड़ने का काम उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने किया। इससे पहले के 4 चुनाव जो हुए थे, उन चारों आम चुनावों में, एक चुनाव में एक पार्टी की सरकार, दूसरे चुनाव में दूसरी पार्टी की सरकार, फिर दूसरे चुनाव में दूसरी पार्टी की सरकार। इस बार भी बहुत सारे जो आकलन करता थे, उन सबको लगता था कि इस बार फिर से सरकार बदलेगी जी। लेकिन उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने इस बार एक नया इतिहास बनाया, एक मिथक तोड़ने का काम किया और हमने चुनाव से पहले जी जो भी हमने संकल्प लिए हैं, हम उन सभी संकल्पों को धरातल पर उतार रहे हैं। एक एक करके हमने जो आज कल 2 दिन बाद 100 दिन का कालखंड पूरा हो रहा है। 100 दिन हमारे समर्पण के दिन है, 100 दिन हमारे संकल्प के दिन है, 100 दिन हमारे प्रयास के दिन है। जी। इस बार जो आप सरकार में आया, प्राथमिकता क्या है? इस बार की प्राथमिकताओं की अगर बात करें, नहीं, देखिए, सबसे पहले तो चूँकि हमने जो संकल्प लिए हैं उन सभी संकल्पों को पूरा करेंगे और जो हमारा रजत जयंती वर्ष है 2025 में 9 नवंबर को 25 साल पूरे उत्तराखंड की स्थापना के होंगे और हमने सभी विभागों को कहा है कि 2025 9 नवंबर तक के लिए अपनी कार्य योजना बनाएं और उस कार्य योजना के आधार पर 2 से लेकर 5, 5 से लेकर 10 तक जितने भी उनके विभागों में प्रमुख योजनाएं हो सकती हैं, ऐसी योजनाएं जिसको हम आगे कहें कि हमने इनको बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में लिया है और हम उसको 0 से शुरू कर रहे हैं। हर जगह एक 0 से शुरू करके हम चाहते हैं कि 3 साल के अंदर वो सारी योजनाएं धरातल पर उतरें। उसके लिए हमारी सरकार कार्य योजना बना रही है, एक रोड मैप बना रही है, उसी के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री जी, इस बार ये कहा जा रहा है, जब आपने शपथ ली उसके बाद आपके जो साथी, अब चाहे वो अधिकारी हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे नेता हो, कि इस बार धामी जी कुछ बदले नजर आ रहे हैं। ये बदलाव कैसा है, बताइए। नहीं, बदलाव नहीं है। देखिए, बदलाव कुछ नहीं है। मैं तो आपको पहले भी, रोहित भाई, आप मेरे से ऐसे ही पूछते थे और ऐसे ही मैं आपको जवाब देता था। कुछ अंतर मुझे लग नहीं रहा है, लेकिन यह है कि ये ज़रूर हमने कोशिश की है कि आउटपुट आना चाहिए, डिलीवरी अच्छी आनी चाहिए, सरकार पारदर्शी तरीके से चलनी चाहिए और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का एक कार्य व्यवहार और कार्य संस्कृति जो उन्होंने पूरे देश को दिया है, वो हर जगह लागू होना चाहिए और उसको हमने उत्तराखंड में भी हम उसको लागू करने का, उस प्रकार से चलने का एक प्रयास हम कर रहे हैं। जी। उत्तराखंड की अगर बात करें, अभी हम एक बड़ा मसला है, अगर उत्तराखंड की बात करें, मैं अभी कुछ देर पहले हरीश रावत साहब से उनसे भी चर्चा हो रही थी, पलायन को रोकने के लिए इस बार कोई ठोस रणनीति? देखिए, पलायन एक बहुत बड़ी समस्या है और उसको लेकर हमारे यहाँ पर पलायन आयोग ने भी काम कर रहा है और भी सरकार भी अपने स्तर से काम कर रही है। लेकिन पलायन को व्यवहारिक रूप से समझना होगा। पलायन तभी रुकेगा जब हमारे सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले ऐसे, आज जो नौजवान पीढ़ी है, जो हमारे युवा हैं, खासकर जो रोज़गार चाहते हैं, अपने घरों से दूर जाकर जो तमाम जगह पर अपने रोज़गार के लिए, स्वरोजगार के लिए काम कर रहे हैं, उनको जब तक उनके घरों के आसपास कोई काम नहीं मिलेगा, बिल्कुल
तो उस क्षेत्र में हम लोग जो संभव हो सकता है, जैसे हमने कुछ योजनाएं सरकार की तरफ से रोजगार को लेकर हम ला रहे हैं और कुछ योजना लोगों के साथ मिलकर हम वहाँ पर करेंगे। और उसके कारण से चाहे जैसे हमारा फल का क्षेत्र है, बागवानी का क्षेत्र है, हमारा ये होम स्टे जैसी योजनाएं हैं जो दूरस्थ क्षेत्रों में और सीमांत क्षेत्रों में हो सकती है, और कुछ उद्योग जो बड़े उद्योग, छोटे उद्योग मिलकर जब उनके घरों के पास फलों के क्षेत्र में हो या बागवानी के क्षेत्र में हो या वहाँ पर जिस भी चीज़ की उपलब्धता ज़्यादा हो, उस उपलब्धता के आधार पर जब हम वहाँ पर कुछ चीज़ों को बढ़ाएंगे तो मैं समझता हूँ कि जब काम मिलेगा, रोज़गार मिलेगा, कुछ आमदनी होगी तो पलायन पर रोक लगेगी। ठीक है, एक तरफ आपने बड़ी व्यवहारिक आपने बातें कही, लेकिन कॉमन सिविल कोड क्या इतनी ज़रूरत है? मतलब इतना बड़ा आपने घोषणा की चुनावों में और कांग्रेस को परेशान कर दिया। देखिए, जहाँ तक कॉमन सिविल कोड है, कुछ लोगों ने उस पर केवल राजनीति की है और चुनाव से पहले 12 फरवरी 2022 को हमने ये संकल्प लिया था कि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता हमें अपना आशीर्वाद देती है, अपना मत देगी, अपना समर्थन देगी और हमारी सरकार बनेगी। तो हमारी सरकार के बनते ही हम पहली जो हमारी कैबिनेट की बैठक होगी जी, उस कैबिनेट में हम ये निर्णय करेंगे कि एक हम कमेटी बनाएंगे, वो कमेटी सबसे बात करेगी और बात करने के बाद वो ड्राफ्ट बनाएगी जी। और इसके पीछे हमने तर्क दिया था कि उत्तराखंड देवभूमि है जी। उत्तराखंड में प्रत्येक परिवार से कोई न कोई सेना के अंदर है, किसी का बेटा सेना में है, किसी की बेटी सेना में है, किसी का भांजा है, भतीजा है, चाचा हैं, ताऊ हैं, यानी परिवार का कोई न कोई सदस्य सेना में या अर्धसैनिक बलों में है। बिल्कुल। और दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से हमारा राज्य लगा हुआ है। देवभूमि उत्तराखंड को कहते हैं, जहाँ पर वनों से आच्छादित है, नदियों से आच्छादित है, हमारे यहाँ पर पर्वतों से आच्छादित है, गंगा का उद्गम स्थान यहाँ पर है, चारों धाम यहाँ पर हैं, तो हमारे यहाँ पर धर्म, संस्कृति और अध्यात्म का केंद्र है। तो उत्तराखंड के अंदर सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। ये हमने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने अपना निवेदन रखा था और अब तो उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने उस पर मोहर लगाई है, इसलिए उसको हमको करना ही करना है। और उसके लिए हमने 5 सदस्यीय कमेटी रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में बना दी, उनकी अध्यक्षता में बना दी है और एक कमेटी काम कर रही है जो सभी हितधारकों से बात करेगी। सभी हितधारकों से बात करने के बाद वो कमेटी ड्राफ्ट बनाएगी और सरकार उसको लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेगी। जी, अग्निपथ का जिक्र मैं यहाँ जरूर करना चाहूंगा, जिसको लेकर अभी कांग्रेस खासी हमलावर है, प्रदर्शन कर रही है। इसको लेकर क्या कहना है आपका? क्योंकि उत्तराखंड सबसे ज्यादा प्रभावित प्रदेश है, क्योंकि यहाँ से आपने भी जिक्र किया हर घर से कोई फौज में है। देखिए, उत्तराखंड के अंदर एक तो मैं सबसे पहले बताऊं कि सभी राष्ट्रवादी लोग रहते हैं और देश के साथ चलने वाले हैं। सबको लगता है कि मोदी जी ने जो भी निर्णय लिया है वो राष्ट्र हित में लिया है, नौजवानों के हित में लिया है। 10 लाख लोगों को नौकरियां अगले 1.5 साल के अंदर मिलने वाली हैं, रोजगार मिलने वाला है। और जहां तक उस पार्टी की बात जिसकी आप कर रहे हैं, उस पार्टी का काम केवल और केवल विरोध के लिए विरोध करना है, केवल विरोध के लिए विरोध करना है। अगर कोई भी नीति मोदी जी लेकर आते हैं देश हित में तो वो विरोध करते हैं, क्योंकि वो विपक्ष में है जी। और धीरे धीरे उनकी स्थिति क्या हो रही है वो पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। अभी हरीश रावत जी आए थे तो वो कह रहे थे कि सरकार को मुझे चेताना है और सरकार अच्छे से अभी काम नहीं कर रही है, तो अभी मैं 25 दंड बैठक करता था, अब 35 उसकी संख्या बढ़ा दी है। तो क्या कहेंगे? नहीं, हरीश रावत जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं और वो जो भी कहते हैं हम लोगों को, मैं समझता हूँ कि इतनी उनका लंबा अनुभव है और उनके अनुभव का हम लोग बीच बीच में लाभ लेते रहते हैं, उनसे भी पूछते भी रहते हैं। और अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो हम लोग और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। अच्छा कर रहे हैं और अच्छा करेंगे। जी, मुख्यमंत्री जी, जैसे अभी यूक्रेन संकट आया तो बहुत सारे MBBS के छात्र थे हमारे यहाँ से भी, हमारे प्रदेश के भी, तो अभी अब उनकी पढ़ाई को लेकर एक अजीब सी स्थिति है, निर्णय की स्थिति है, तो इसको लेकर सरकार कुछ सोच रही है? पूरे देश में जो 15,000 से ज़्यादा छात्र हैं
उन सभी छात्रों के बारे में निश्चित रूप से विचार होगा और उत्तराखंड की सरकार भी उस दिशा में ज़रूर हम सोचेंगे कि उन छात्रों के लिए हम क्या अच्छा कर सकते हैं, कैसे उनकी पढ़ाई का जो पिछला कालखंड है, आगे का जो रुका हुआ है, वो कैसे पूरा हो। इस दिशा में कोई हम लोग बातचीत करके कोई रास्ता निकालेंगे। जी, पिछला कार्यकाल और अब इस बार का कार्यकाल, पिछला कार्यकाल मतलब कोई बड़ा लंबा कार्यकाल आपका नहीं रहा, बड़ा छोटा सा कार्यकाल रहा, लेकिन इतना ज़रूर है कि मैंने जो जिक्र किया पहले भी कि लोग कह रहे हैं कि कुछ बदलाव ज़रूर आया है आप में, तो लगता है कि उस कार्यकाल ने जो सिखा दिया, जो सीख मिली, तो वो उसको आप अमल में ला रहे हैं। देखिए, मैं सच बताऊं तो मैं सबसे पहले तो उस कार्यकाल में मुझे एक ऐसे समय में दायित्व दिया गया जब चुनाव सर पर था जी, और आप सब लोगों ने देखा कि वो चुनाव भी बड़ा कठिन था। बिल्कुल बिल्कुल। और दायित्व था यहाँ का भी और पार्टी का भी, जी, दोनों काम एक साथ करने थे। तो मैं धन्यवाद करता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का, उनके आशीर्वाद से, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का, गृह मंत्री जी का, कि सभी का आशीर्वाद था। और उन्होंने मेरे जैसे सामान्य मैं कहूँ कि सामान्य युवक को उन्होंने मुख्य सेवक की जैसी बड़ी जिम्मेदारी दी। और मुझे खुशी है कि उन्होंने, मेरे नेतृत्व ने मेरे पर भरोसा किया और उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने यहाँ पर अपना आशीर्वाद देकर पुनः काम करने का अवसर प्रदान किया है। जी, और जो मंत्रिमंडल है, देखिए उसका संतुलन, मैंने पिछली बार भी आपसे सवाल किया था कि वो एक बड़ी चुनौती रहती है, तो कई चुनौतियां तो खुद ही निपट गई इस बार। जैसे हरक सिंह रावत वो पार्टी छोड़ के चले गए, और वो नहीं तो उनको आपको डिनर कराना पड़ता, मनाना पड़ता, समझाना पड़ता, तो ऐसी कई चुनौतियां खुद चले गई। नहीं, जो लोग पार्टी में हैं और जिनको जो मंत्रिपरिषद में अपना योगदान दे रहे हैं, सभी बहुत काबिल हैं, बहुत योग्य हैं, अनुभवी हैं, और हमारी सरकार अच्छा काम करेगी। आप देखते जाइए, अभी 100 दिन में बहुत सारे काम किए हैं। आने वाले सालों में सरकार एक नया कीर्तिमान बनाएगी। उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए हमारे सभी लोग काम करेंगे। मुख्यमंत्री जी, गैरसैंण को लेकर, देखिए गैरसैंण को लेकर उस तरह की राजनीतिक इच्छा शक्ति अभी तक नहीं देखी गई। मैं इन सब बातों पे नहीं जा रहा हूँ कि बजट का क्या है, क्या प्रावधान है, ठीक है, वहाँ पे विधानसभा भवन बना है, लेकिन और अभी बड़ा लंबा वक्त है आपके पास, तो क्या गैरसैंण को लेकर कुछ गंभीरता से विचार होगा, कोई बड़ा कदम उठाया जाएगा? देखिए, गैरसैंण हमारी सबकी एक भावनाओं का केंद्र है जी, और हमारा हृदय स्थल पर है पूरे उत्तराखंड के। हमारी ही सरकार ने उसको ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया है, और उसके अवस्थापना मद में इस बार के बजट में भी हमने 22 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। अन्य जो हमारे बिना प्लानिंग के आने वाले बजट को छोड़कर प्लानिंग के तहत हम लोगों ने उसकी अवस्थापना के लिए व्यवस्था की है। अनेकों विभागों से उसके लिए कार्य योजना बनाने का हमने पहले से कहा है कि कार्य योजना बनाएं। गैरसैंण आगे बढ़ेगा। गैरसैंण चूँकि हमारा सबकी संभावनाओं का, भावनाओं का केंद्र है, उसके विकास में कभी कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। और अभी ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में है, तो उसको ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में हम आगे विकसित करेंगे। तभी त्रिवेंद्र जी ने भी कहा कि गैरसैंण को लेकर, उन्होंने बजट को लेकर भी कहा था प्रोजेक्ट में ज़्यादा प्रावधान होना चाहिए। नहीं, कर रहे हैं हम लोग, कोई किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सभी लोगों का, और त्रिवेंद्र जी ने जो काम उसमें किए हैं उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। जी, तो वो उन्होंने इस बारे में चर्चा की आपसे कि कैसे बेहतर किया जाए? नहीं, चर्चा होती रहती है हम लोगों की। चर्चा होती है, हाँ हाँ, ठीक है। लेकिन पिछली बार देखिए कांग्रेस बार बार एक मुद्दा बनाती रही कि 2 मुख्यमंत्री बदल दिए, और अब इस बार आपको नहीं लगता कि जो जिम्मेदारी है वो इतनी ज्यादा है, और अब सब कुछ, यानी जो यश अपयश है वो सब पुष्कर सिंह धामी के सर माथे पर है? तो इस बार की इस चुनौती से निपटने के लिए जो आपकी टीम है, चाहे वो अधिकारियों की टीम हो और मंत्रियों की टीम हो, आप मानते हैं कि आपकी पूरी टीम सक्षम है और उस तरह से काम कर रही है? पूरी टीम और हम लोग सब बिल्कुल, मैंने कहा कि जीरो से शुरू होकर आगे बढ़ रहे हैं, और पूरी टीम अच्छा काम करेगी। पूरे हमारे अधिकारीगण काम करेंगे, कर्मचारीगण काम करेंगे, क्योंकि हम लोग ये मेरी निजी यात्रा नहीं है, ये पुष्कर सिंह धामी की निजी यात्रा नहीं है, ये पूरे उत्तराखंड के 1 करोड़ 25 लोगों की जन भावनाएं हैं। उसको लेकर हम लोग गंतव्य तक पहुंचेंगे सब लोग, और जो हमने अपने संकल्प लिए हैं उन संकल्पों को पूरा करेंगे। जी, उत्तराखंड की जो ब्यूरोक्रेसी है उसको लेकर धामी साहब कहा जाता है कि देखिए हर ब्यूरोक्रेसी का अपना एक नेचर है, काम करने का तौर तरीका है,
और यहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी का तौर तरीका है वो भी सबके सामने है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत सारी ब्यूरोक्रेसी, बहुत सारे अफसर हैं, बहुत शानदार काम कर रहे हैं और जाहिर सी बात है उनके अच्छे काम की वजह से प्रदेश को फायदा भी हुआ, लेकिन बड़े आरोप लगते रहे कि अफसरशाही मिसगाइड करती रही राजनीतिक लोगों को। देखिए, मैंने कहा शुरू में जो मैं बात कह रहा हूँ वो मैं फिर से दोहरा रहा हूँ। नहीं, आप भी कभी मिसगाइड हुए क्या कभी? मैं बड़ा सीधा सवाल जानना चाहता हूँ आपसे। देखिए, अब तो मैं पहले दौर की बात करूँगी, अब तो आपको सब पता चल गया। हमेशा मैं कोशिश करता हूँ कि सब लोगों से बात करके कोई भी बातचीत है उसमें निर्णय लिया जाए। और एक तरह से मैं जिस पार्टी में काम करता हूँ, हमारी पार्टी में शुरू से ये रहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। उसके आधार पर चाहे शासन का काम हो, सरकार का काम हो, हमारी पार्टी का काम हो, संगठन का काम हो, उसी के आधार पर हमने निर्णय लेने की जो हमारी एक प्रथा है उसको सरकार में भी आगे बढ़ा रहे हैं। और जब मैं अच्छा काम करूँगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि नीचे हमारे साथ काम करने वाले अन्य अधिकारीगण हो, कर्मचारीगण हो, वो कहीं इससे इधर से उधर होंगे और सभी का ध्येय एक ही होगा और अच्छी सरकार चलेगी, अच्छा हमारा प्रदेश चलेगा तो निश्चित रूप से उसमें सबका योगदान होगा। उसमें कहीं ऐसा नहीं है कि कोई अधिकारी इधर से उधर जा रहा है। और जब मेन सीट पर बैठा हुआ आदमी सही काम कर रहा हो तो सभी अच्छा काम करते हैं। जी, धामी जी, अभी यात्रा चल रही है, चार धाम यात्रा और कांवड़ यात्रा का भी आपने जिक्र किया कि इस बार क्योंकि कोरोना के बाद ये कांवड़ यात्रा ये भी एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि एक तरफ चार धाम यात्रा चल रही है और कांवड़ यात्रा की शुरुआत, और कोरोना के बाद की जो अब स्थिति है, क्या प्रदेश उस स्थिति से, आर्थिक स्थिति से उबर कर आ रहा है बाहर? चार धाम यात्रा में जब शुरू हुई थी इस बार तो हमारे सामने बहुत चुनौती थी। चार धाम यात्रा को व्यवस्थित तरीके से चलाकर लोगों को सुरक्षित लाया जाए, सुरक्षित उनकी यात्रा करवाई जाए। और संख्या भी बहुत ज़्यादा थी क्योंकि 2 वर्षों के बाद यात्रा हो रही थी। 10-15 दिन व्यवस्थित करने में कुछ लोगों को परेशानियों का भी सामना करना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे पूरी यात्रा व्यवस्थित हो गई। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि यात्रा ने अभी तक जो भी यात्रा का कालखंड बीता है उस यात्रा में 25 लाख से भी ज़्यादा श्रद्धालु अभी तक आ चुके हैं, जो एक रिकॉर्ड है। धामी जी, एक सवाल है मेरा, आपके मंत्रिमंडल के सहयोगियों से जुड़ा सवाल है कि कई मंत्री आपके चिट्ठियां बहुत लिखते हैं कि अधिकारियों से खटपट, ये अधिकारी बदल दीजिए, ये सचिव बदल दीजिए, तो इसको किस तरह से देखते हैं आप? क्योंकि वो ये कई बार ऐसी खबरें बहुत सुर्खियों में आती हैं। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, उनकी जनप्रतिनिधियों से, मंत्रियों से, विधायकों से, हम सभी लोगों से लोगों की अपेक्षाएं होती हैं। उन अपेक्षाओं के अनुरूप वो भी अपनी जिम्मेदारी है उनकी, चिट्ठी लिखते हैं, उनका समाधान करेंगे, उनका कुछ चीज़ों का रास्ता निकालेंगे। कहीं पर बातचीत से रास्ता निकालेंगे, कहीं पर कुछ निर्णय लेकर रास्ता निकालेंगे। जी, देखिए, रोजगार को लेकर अगर बात करें तो हर बार जो भी सरकारें आती है वो कहती है हम रोजगार के नए अवसर सृजित करेंगे, नए रोजगार के मौके देंगे। तो पुष्कर सिंह धामी की ये सरकार युवाओं के लिए, उत्तराखंड के युवाओं के लिए क्या कहना चाह रही, क्योंकि बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है? देखिए, ये तो चुनाव हो गया, मैं चुनाव से पहले भी हमेशा एक बात कहता था कि जो सरकारी नौकरियां हैं हमारी, जिसको हम लोग, आप और हम जब यहाँ बैठते हैं तो केवल इसी पर चर्चा करते हैं कि कितनी सरकारी नौकरियों पर कितनी भर्ती होगी, कितना रोजगार मिलेगा। तो केवल सरकारी नौकरियों के भरोसे हमारी जो बेरोजगारी है वो समाप्त नहीं हो सकती है। हमने कहा है कि हमारी सरकार सबकी साझीदार है और इसके लिए हम अभी उद्योग समूह के लोगों के साथ बैठने वाले हैं। जी, हम उनसे भी कहेंगे कि कुछ आप अपने यहाँ पर रोज़गार सृजित करिए, या जो रोज़गार हैं आप हमारे सब नौजवानों को दीजिए। आपके यहाँ जितनी वैकेंसियाँ खाली हैं उन वैकेंसियों पर आप जो है रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया शुरू करिए और हम भी आपका सहयोग करेंगे, क्योंकि हमने उनके भी बहुत सारे प्रस्ताव थे। हमारी सरकार ने उनके सभी प्रस्तावों पर जो है हमने उनके सारे स्वीकृत करे हैं, सारे प्रस्ताव जो उन्होंने हमको दिए हैं। जी, तो हम भी चाहते हैं कि अच्छे अच्छे जो हमारे यहाँ पर उद्योग चल रहे हैं उत्तराखंड राज्य के अंदर है, तो हमारे नौजवानों को, हमारे युवाओं को, उत्तराखंड के लोगों को अपने साथ कुछ पार्टनरशिप में रोज़गार देने का काम करें। इसी प्रकार से मैंने कहा फलों के क्षेत्र में, बागवानी के क्षेत्र में अनेकों ऐसे क्षेत्र हैं और बहुत सारे जो हमारे स्वरोजगार के
जो उपक्रम हमने शुरू किए हैं, योजनाएं शुरू की हैं, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है, नैनो योजना है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की योजना है, अभी ऐसी अनेकों योजनाएं शुरू कर रहे हैं जी। हमारा इस बार हमने बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में लिया है होम स्टे। इन सभी को बढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे कि भाई ये केवल हजारों तक रोजगार न रहे, रोजगार के लिए सरकारी नौकरियां, स्वरोजगार, हमारे उद्योग समूह के लोग, हमारे अनेकों जो योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं के माध्यम से स्वरोजगार मिलाकर लाखों लोगों को रोजगार देने की हमारी योजना है और उसको धरातल पर उतारेंगे, जीरो से शुरू करेंगे। मैं आपसे कह रहा हूँ जी। ये हमारा संकल्प है, जीरो से शुरू करेंगे और अगले 3 सालों के लिए हम लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं कि 2025 तक हम उसको जो है पूरी तरह से अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।